आज हम देखेंगे ब्रिटिश सर्वोच्चता एवं क्षेत्रीय राज्यों पर नियंत्रण। ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना। भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता का विचार आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण का विचार है। इस सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि ब्रिटिशर्स आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना करें। बाह्य चुनौतियां विभिन्न औपनिवेशिक शक्तियों से थीं, जिन्हें यूरोपियन कंपनियों के रूप में हम भारत में आते हुए देखते हैं। एक एक कर इन सभी विदेशी ताकतों को ब्रिटिशर्स ने अपनी कूटनीतिक और सैन्य शक्ति से परास्त किया। आंतरिक चुनौतियों के अंतर्गत भारत की देशी रियासतें आती थीं, विशेषकर वे रियासतें जो राष्ट्रीय शक्ति बनने की क्षमता रखती थीं। इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने मुगल, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, पंजाब इत्यादि को परास्त किया। ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करने हेतु ब्रिटिशर्स की योग्यता और भारतीयों की अयोग्यता दोनों को उत्तरदायी माना जा सकता है। इसका विश्लेषण निम्न बिंदुओं में किया जा सकता है। ब्रिटिशर्स की योग्यता। ब्रिटिशर्स द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए आधुनिक सेना और शक्तिशाली नौसेना को आधार बनाया। ब्रिटिशर्स ने भारत शासकों के अंतर्विरोधी का लाभ उठाते हुए बांटो और राज करो की नीति को लागू किया। ब्रिटिशर्स द्वारा विभिन्न कूटनीतियों के माध्यम से क्रमिक रूप से भारत की प्रभुसत्ता स्थापित की गई, जैसे पैक्स ब्रिटेनिका की नीति एवं वाइट्समैन बर्डन थ्योरी। वेलेस्ली की सहायक संधियों द्वारा रिंग फेंस या सुरक्षा घेरे की नीति, डलहौजी की हड़प नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार, आर्थिक उपनिवेशवाद का चरणबद्ध विस्तार। ब्रिटिशर्स द्वारा विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से निरंतर सुधार देते हुए उदारवादी भारतीयों को संतुष्ट रखा गया। ब्रिटिशर्स ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति चरणबद्ध रूप से बदलकर अपनी प्रभुसत्ता बनाई रखी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय का प्रभावी और कुशल प्रबंधन ब्रिटिश नियंत्रण में सफल रहा। भारत के विभिन्न समुदायों और संगठनों के द्वारा ब्रिटिशर्स को समर्थन भी महत्वपूर्ण था, जैसे मुस्लिम लीग रियासतें। भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता का अभाव था और पश्चिमीकरण का प्रभाव भी महत्वपूर्ण कारण रहा। भारतीयों की अयोग्यता। भारतीय शासकों ने अपने उत्तराधिकार के युद्धों में ब्रिटिशर्स को प्रवेश का अवसर दिया। भारतीय शासकों ने एक दूसरे के विरुद्ध ब्रिटिशर्स की सहायता ली और उन्हें सहायता भी प्रदान की। भारतीय शासकों ने अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के प्रयास नहीं किए। स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ब्रिटिशर्स के विरुद्ध कभी भी भारतीय शासक और जनता एकजुट संघर्ष के लिए सामने नहीं आई। भारतीय जनता की सीमित जागरूकता और अभिजातीय वर्ग का ब्रिटिशर्स की नीतियों में विश्वास नियंत्रण का कारण बना। देशीय रियासतों द्वारा समय समय पर ब्रिटिशर्स का सहयोग और समर्थन किया गया। राष्ट्र और राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं का उदय भारत में बहुत देर से हुआ। भारतीयों के बीच भारत की एकता और संप्रभुता के लिए समर्पण सीमित दिखाई दिया। भारतीय मध्यम वर्ग ब्रिटिश नौकरियों और सुविधाओं के कारण अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सका और अधिकांश अभिजात्य वर्ग ब्रिटिश सहयोग की नीति पर बना रहा। ब्रिटिशर्स की प्रमुख कूटनीतियाँ। पैक्स ब्रिटेनिका की नीति। इस नीति के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने विश्व भर में यह स्थापित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिशर्स संपूर्ण विश्व को सभ्य बनाने के लिए उन पर शासन कर रहे हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को नैतिक सिद्ध करने से जुड़ता है। उनके अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित के लिए है। उनके इस विचार को प्रारंभिक उदारवादियों जैसे दादा भाई नौरोजी इत्यादि ने स्वीकार भी किया। वाइट्समैन बर्डन सिद्धांत। श्वेत व्यक्ति बोझ सिद्धांत के नाम से प्रचलित यह विचार पैक्स ब्रिटेनिका का ही विस्तार था। इसके अनुसार श्वेत व्यक्तियों को काले व्यक्तियों पर शासन करने का दैवीय अधिकार है, क्योंकि वे नस्लीय रूप से श्रेष्ठ हैं। अतः अंग्रेज का यह विचार नस्लवादी भेदभाव को दर्शाता था और नस्लीय वर्चस्व को स्थापित करता था। वेलेस्ली की संधि, सहायक संधि। उद्देश्य। सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेस्ली से पूर्व डुप्ले द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली, भारत का शेर, भारत में साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था और भारतीय शासकों के दरबारों में सक्रिय एवं सेनाओं में फ्रांसीसी अधिकारों को बढ़ते प्रभाव को नष्ट करना चाहता था। सहायक संधि की शर्तें। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को निम्न शर्तों में बाध्य किया जाता था।
भारतीय राजाओं को अपना विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में स्थापित करना होता था। यह आवश्यक था कि किसी अंग्रेज सैन्य अधिकारी द्वारा नियंत्रित एवं सैन्य टुकड़ी को अपने राज्य में रखे तथा बदले में प्रभुसत्ता वाले क्षेत्र कंपनी को दिया। छोटी रियासतों के अंतर्गत राज्य बदले में नगद धन दिया करते थे। सहायक संधि करने वाले प्रत्येक राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखना पड़ता था तथा कंपनी की पूर्व आज्ञा के बिना राजा किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं ले सकता था। कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए राज्य को उसके हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा का वचन देती थी। सहायक संधि से कंपनी को लाभ। यह संधि प्रभुसत्ता स्थापना और साम्राज्य विस्तार दोनों में सहायक रही। जैसे देशी रियासतों में फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्चे पर एक विशाल सेना की प्राप्ति हुई। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सकते थे। ब्रिटिशर्स द्वारा विजित क्षेत्र एक सुरक्षा घेरे के अंतर्गत सुरक्षित बने रहे। सहायक संधि से देशी रियासतों का नुकसान हुआ। सैन्य में विदेशी नीतियों पर कंपनी की सर्वोच्चता अधिकार कर देशी रियासतों को शासक नाम मात्र के शासक बन गए। संरक्षित राज्यों के सैनिक बेरोजगार हो गए क्योंकि उन्हें सेना रखने का अधिकार नहीं रहा। सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। अंग्रेजों की धन की मांग निरंतर बढ़ती चली गई, जिसे देने में राज्य सक्षम नहीं थे। रियासतों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। सहायक संधि करने वाले राज्यों की सूची: हैदराबाद सितंबर 1798, तंजौर अक्टूबर 1799, मैसूर 1799 ईस्वी, अवध नवंबर 1801 ईस्वी, पेशवा 1803 दिसंबर 1803 ईस्वी, बरार भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, ग्वालियर सिंधिया 1804 फरवरी 1804, अन्य राज्य जोधपुर जयपुर मच्छेड़ी बूंदी और भरतपुर। डलहौजी की हड़प नीति। पृष्ठभूमि: 1848 से 1856 के काल में लॉर्ड डलहौजी ने युद्धों और कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। डलहौजी वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग की तरह समाजवादी विस्तारवादी गवर्नर था। डलहौजी द्वारा जो नीति भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई उसमें कोई तर्क या नैतिकता नहीं थी। उसने अलग अलग आधारों पर अपनी इच्छा अनुसार राज्यों को हड़पने का कार्य किया। व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अभिप्राय: इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं सौंपा जाए। भारत में गोद लेने की प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान रही है और धर्म एवं परंपरा दोनों में गोद उत्तराधिकार का उल्लेख है, लेकिन डलहौजी ने इसे नकार दिया। इस नीति के द्वारा संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिलाने का प्रयत्न किया गया। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। प्रथम श्रेणी में वे रियासतें थीं जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं थीं, न वे कर देती थीं। ऐसी रियासतें पर गोद लेने से कोई हस्तक्षेप या पाबंदी नहीं थी। दूसरी श्रेणी में वे रियासतें थीं जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थीं और उन्हें कर देती थी, परंतु अब वे अंग्रेजों के अधीनस्थ थीं। इस श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई कि वे उत्तराधिकारी गोद लेने के पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। तृतीय श्रेणी में वे ऐसे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था तथा ऐसे राज्यों के शासकों के उत्तराधिकारी गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। हड़प नीति की समीक्षा: लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से ब्रिटिश साम्राज्य सुदृढ़ एवं संगठित हुआ। भारत में ब्रिटिश कंपनी के राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता का अधिकार केवल शक्ति के आधार पर प्राप्त किया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के पीछे कोई नैतिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। डलहौजी की हड़प नीति अनैतिकता, अत्याचार और स्वार्थ से परिपूर्ण थी। डलहौजी ने अपनी इस नीति से देश की प्रजा में असंतोष की भावना भरती थी, जिससे ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा
मिला। परिणामतः डलहौजी के वापस जाते ही 1857 का विद्रोह फूट पड़ा। 1858 ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति नीति बदलते हुए अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई। हड़प नीति के द्वारा मिलाए गए राज्य लॉर्ड डलहौजी ने निम्न क्रम में राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में लाना प्रारंभ किया। सतारा 1848, जैतपुर एवं संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855, अवध 1856 ईस्वी। अवध के अलावा सभी राज्यों को गोद निषेध के आधार पर मिलाया गया, लेकिन अवध में वैध उत्तराधिकारी के बावजूद उसे कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया। क्षेत्रीय राज्यों देशी रियासतों पर नियंत्रण, बंगाल पर नियंत्रण। पृष्ठभूमि: स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव मुर्शिद अली खां ने मोहम्मद शाह रंगीला के काल में की थी। मुर्शिद अली खां ने मोहम्मद शाह रंगीला के काल में की थी। बंगाल के आरंभिक नवाबों ने अंग्रेजों को नियंत्रण में रखा, परंतु बाद में कंपनी व नवाब के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में विजयी होकर भारत के सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन की नींव बंगाल में ही पड़ी। बंगाल से ही धीरे धीरे अंग्रेजों ने अन्य भागों में विस्तार किया गया। बंगाल में ब्रिटिशर्स की रुचि के पीछे अनेक कारण थे, जैसे बंगाल की आर्थिक संपन्नता, बंगाल में व्यापार की अपार संभावनाएं, बंगाल क्षेत्र में बाजार का प्रभावी विकास, बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, असम जैसे संपूर्ण पूर्वी क्षेत्रों को शामिल होना, बंगाल के प्रमुख नवाबों का विवरण। मुर्शिद अली खान 1717-1727 ईस्वी, स्वतंत्र बंगाल राज्य संस्थापक, जिसने मुर्शिदाबाद को ढाका से स्थानांतरित कर राजधानी बनाया। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में नई भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों को ताकुई ऋण प्रदान किया गया तथा इजरारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया। मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र होने के बाद भी मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा जताते हुए उन्हें वार्षिक कर और नजराने भेंट में देता रहा था, क्योंकि वह मुगलों का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखना चाहता था। सजाउद्दीन 1727 से 1739, इसके प्रमुख सलाहकार राय रायन, आलमचंद वित्त विशेषज्ञ, जगत सेठ, फतह चंद साहूकार, हाजी अहमद और अलीवर्दी खां इत्यादि थे। सौजुद्दीन ने अलीवर्दी खां को 1939 में बिहार का नवाब नाजिम नियुक्त किया। सरफराज खां 1939 से 1740। गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित कर हत्या कर दी। अलीवर्दी खान 1740 से 1756। 1740 ईस्वी में सरफराज की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। इसने सत्ता प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ घूस दिया। पहला नवाब जिसने यूरोपीय कंपनियों का विरोध किया। इसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के कलकत्ता और चंद्रनगर की बस्तियों के किलेबंदी का विरोध किया। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगे। सिराजुद्दौला 1756-1757। सिंहासन रूढ़ 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को अलीवर्दी खां का पोता सिराजुद्दौला नवाब बना। प्रतिद्वंदी शौकत जंग, चचेरा भाई, घसीटी बेगम, मौसी, सेनापति मीर जाफर अलीवर्दी का दामाद। अंग्रेजों से संबंध। सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संबंध कड़वाहट भरा था, जिसके निम्न कारण थे। नवाब के राजारोहण के समय उसे उचित सम्मान एवं उपहार कंपनी द्वारा न देना, नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना, नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी को सुदृढ़ करना, दस्तकों का दुरुपयोग। इसके अंतर्गत 1770 में फर्रुखसियार के फरमान में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर बिना अतिरिक्त कर चुकाए व्यापार पर अधिकार मिला था, परंतु अंग्रेजों ने इस अधिकार का दुरुपयोग किया तथा दूसरों के सामान को अपना सामान बताकर स्वयं कलकत्ता से चुंगी वसूलने लगे। सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स के बीच संघर्ष। कलकत्ता पर अधिकार 15 जून 1756 करने हेतु नवाब ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व दिया। कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक को ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी।
मिस्टर हॉलवे अपने कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दौरान ब्लैक होल दुर्घटना काल कोठरी त्रासदी घटित हुई। ब्लैक होल दुर्घटना के अंतर्गत 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराज ने बंदी बनाए गए 146 कैदियों को, जिसमें स्त्री और बच्चे भी थे, को एक घुटनयुक्त कमरे में बंद कर दिया। 21 जून को प्रातः काल उस कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे, जिसमें अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी शामिल थे, जिसने इसका विवरण दिया। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को अली नगर नाम दिया। 9 फरवरी 1757 को कंपनी ने लॉर्ड क्लाइवेल की मदद से सिराजुद्दौला को परास्त किया और उनके मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई। इस संधि के प्रावधान थे, जिन अंग्रेज फैक्ट्रियों पर नवाब ने कब्जा किया हुआ था उसे वापस करते हुए हर्जाना भी दिया। अंग्रेजों को सिक्का ढालने एवं कलकत्ता में किलेबंदी का भी अधिकार मिल गया। अलीनगर की संधि से सिराजुद्दौला कमजोर हो गया और उसके विरोधी उसे हटाने का षड्यंत्र करने लगे। इसी बीच सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से निर्णायक लड़ाई लड़ी, जिसमें प्लासी का युद्ध कहा जाता है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध, इस युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे। 23 जून 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। क्लाइव अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। प्लासी नदिया जिले बंगाल में गंगा नदी के किनारे एक स्थान है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के दरबारी राजद्रोही हो गए, जिसमें मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और रायदुल्लभ जगत सेठ इत्यादि शामिल थे। सिर्फ मीर मदान और मोहनलाल वफादारी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मीर मदान और मोहनलाल। सिराजुद्दौला को युद्ध भूमि से भागना पड़ा। बाद में मीर जाफर के पुत्र मीरान ने उसकी हत्या कर दी। 28 जून 1757, क्योंकि इसके माध्यम से ही अंग्रेजों को भारत पर अधिकार प्रशस्त हो गया। 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। भारतीय इतिहास में प्लासी का युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से ही अंग्रेजों का भारत पर अधिकार हो गया। इस युद्ध का विस्तृत विवरण सियारुल मुदाखरिन के लेखक गुलाम हुसैन ने किया। प्लासी युद्ध का महत्व एवं परिणाम निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया और बंगाल का निर्माता की भूमिका अदा की। युद्ध पश्चात नवाब बनने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी प्रदान की। साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजाने तक भी कर दी। ब्रिटिश सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान की। सेना को खजाने के सहारे ब्रिटिशर्स पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। यदुनाथ सरकार के अनुसार इस युद्ध ने भारत में मध्य काल का अंत हो गया और आधुनिक काल का आरंभ हुआ। नवीन चंद्र सेन के अनुसार भारत में सारा शाश्वत दुख की अनंत अंधकार में रात्रि का आरंभ हुआ। पर्सिवाल स्पीयर के अनुसार खुली और निर्जर लूट का आरंभ हुआ। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी। सिराजुद्दौला के खिलाफ सहायता के पुरस्कार के रूप में मीर जाफर पहली बार नवाब बना। क्लाइव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मीर जाफर ने तत्कालिक मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को क्लाइव को उमरा की उपाधि और 24 परगने की जमींदारी प्रदान करवाई। इसके अलावा 50 लाख रुपए और क्लाइव को निजी भेंट भी प्रदान की। कालांतर में मीर जाफर के कार्यों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण अच्छे संबंध नहीं रहे और तथा मीर जाफर ने चिनसूरा स्थित डचों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। लेकिन बेंद्रा के युद्ध में डचों की पराजय के बाद वह असहाय हो गया। बेंद्रा का युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार के खर्च में बेतहाशा वृद्धि को वहन न कर पाने के कारण उसने 1760 ईस्वी में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग कर दिया। मीर कासिम 1760 से 1763 यह अलीवर दिखा के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की और मुंगेर में एक बंदूक का कारखाना भी लगवाया। सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय प्रशिक्षक सामरू को नियुक्त किया। मीर कासिम ने बिहार के नवाब सूबेदार राम नारायण को अपने पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं था। 1717 में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का बंगाल में दुरुपयोग देखकर
नवाब मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार से शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। उपरोक्त कारणों से मीर कासिम और अंग्रेजों के संबंध प्रभावित हुए। अंग्रेजों द्वारा बार बार पराजित होने के कारण मीर कासिम ने एक सैनिक गठबंधन करने की दिशा में प्रयास किया। नवाब पद से हटने के बाद उसने अवध में शरण ली। मीर कासिम के बाद मीर जाफर 1963 ईस्वी में कंपनी में मीर कासिम के हराकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जिसने कंपनी से नमक कर 2.5% लेने के अलावा सभी को कर मुक्त कर दिया। बक्सर का युद्ध। संयुक्त सेना। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराज शुजा-उद-दौला और निर्वासित बंगाल नवाब मीर कासिम। ब्रिटिश सेना हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। परिणाम 22 अगस्त 1964 ईस्वी को हुए इस युद्ध में मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को परास्त किया। पराजय के बाद मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और वहीं 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया तथा उसके बाद उसका पुत्र निजामुद्दौला को इस शर्त पर नवाब बनाया गया कि शासन का पूरा प्रबंध अंग्रेजों द्वारा नियुक्त नायब सूबेदार नामक एक मंत्री के हाथ में दिया जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया तथा शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के बीच संधि की, जिससे मुगल और अवध दोनों कमजोर हुए। इसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव पुनः गवर्नर बनकर भारत आया तथा शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के बीच संधि की, जिससे मुगल और अवध दोनों कमजोर हुए। इसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 ईस्वी। बंगाल में द्वैत शासन को समझने के लिए मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझना आवश्यक है। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन में 2 प्रकार के अधिकारी होते थे, जिसमें सूबेदार, जिसे निजामत भी कहते थे, का कार्य सैनिक, प्रतिरक्षा, पुलिस, न्याय, प्रशासनिक आदि कार्य होते थे। दूसरा पद दीवान का होता था, जो राजस्व वित्त व्यवस्था की देखरेख करता था। बंगाल में द्वैत शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की नींव 1765 ईस्वी में क्लाइव ने रखी। क्लाइव ने अगस्त 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की और निजामत नवाब को दी गई। द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप पूरे राज्य में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बन गया, क्योंकि नवाब कानून व्यवस्था नियंत्रित नहीं कर पाया। दूसरी ओर कंपनी में भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में द्वैत शासन प्रणाली को लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया।